तो दोस्तों आज मैं गाशियाकुटा एनीमे के एपिसोड 13, 14, 15 और 16 को एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ क्लीनर्स आमो से पूछताछ कर रहे होते हैं। आमो इन सबको अपने पास्ट के बारे में बताती है कि जब आमो काफी ज्यादा छोटी थी तो उसकी माँ ने उसे किसी रैंडम आदमी को बेच दिया था। ये करके यह आदमी उसे उसकी माँ से ज्यादा प्यार करेगा। ये आदमी फिर उसे यहाँ इस टावर के अंदर ले आता है जहाँ वो उसके साथ अक्सर इंटीमेट होता है और इसे रिचुअल का नाम देता है। बताता है कि प्यार करना ऐसा ही होता है और वो आमो कब से इस तरह ही प्यार करेगा। आमो उस वक्त काफी ज्यादा नादान होती है और समझती है कि यही सच है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब गलत है। अब यहाँ जो बंदा आमो को खरीद कर इस टावर के अंदर लेकर आया था वो एक तरीके का ट्रैफिकर होता है जो कि लोगों से अक्सर सामान चुराता है। वो यहाँ आमो की हर एक ख्वाहिश पूरी करता है जहाँ बदले में वो बस उससे रिचुअल करने के लिए टाइम मांगता है। और फिर रात के वक्त रिचुअल करने के बाद जब अगली सुबह आमो की आंख खुलती है तो वो अपने सामने दो लोगों को देख पाती है जो कि यहाँ अजीब सा मास्क लगाए हुए थे। वो यहाँ इस ट्रैफिकर वाले बंदे से फाइट करते हैं और उसके जूते उतारकर आमो को दे देते हैं। ये जूते उस ट्रैफिकर के वाइटल इंस्ट्रूमेंट थे और वॉचमैन सीरीज को बिलोंग करते थे। और फिर ये शूज आमो को देने के बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं जहाँ ये लोग अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर अपनी बॉडी से कुछ पढ़ निकाल पाते हैं। आमो ये देख समझ पाती है कि असल में एक एंजल है और फिर ये एंजल उसके आंखों के सामने से उड़ता हुआ आसमान की तरफ चला जाता है जहाँ वो बॉर्डर को क्रॉस करके स्फीयर की तरफ गया था। ऐसा सारे क्लीनर्स अंदाजा लगा पाते हैं। इन लोगों के यहाँ से जाने के बाद ट्रैफिकर आमो से उसके जूते वापस लेने लगता है, लेकिन आमो उन्हें देने से मना कर देती है। बताती है कि वो किसी तरह तो इस जूतों से कनेक्टेड है। उसे ऐसा लगने लगा है कि जिस चीज की वो तलाश कर रही थी वो उसे मिल गया है और अब वो उसे वापस नहीं देना चाहती। लेकिन ये ट्रैफिकर यहाँ आमो को पीटने लगता है और उसे उससे जूते वापस करने के लिए कहता है। यहाँ इन दोनों की जूतों को लेकर फाइट हो जाती है जहाँ आमो ट्रैफिकर को उठाकर टावर से नीचे भेज देती है और नीचे गिरने की वजह से ट्रैफिकर मर जाता है। आमो को उसके मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि शूज के साथ कनेक्टेड होने के बाद वो अब सही गलत का अंदाजा लगा पाई थी जहाँ वो समझ गई थी कि ट्रैफिकर उसके साथ काफी दिनों से गलत किया था। उसके बाद से काफी सालों तक आमो इस टावर में अकेली रही जिस वजह से वो काफी ज्यादा लोनली हो गई थी और जब भी कोई इंसान यहाँ इस टावर के पास से गुजरता तो वो उसको उसके टावर में इन्वाइट करते और उससे बातें करने लगती। अब यहाँ सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ रूडो आमो से उस मास्क वाले बंदों के बारे में पूछता है। जहाँ आमो उनका मास्क बनाकर रूडो को दिखाती है तो रूडो समझ पाता है कि यही वो बंदा है जिसने रेक्टो को मारा था। आमो बताती है कि ट्रैफिकर के मरने के कुछ महीनों बाद वो एंजल को वापस आते हुए देखी थी, पर दो लोग जो ऊपर गए थे उनमें से सिर्फ एक ही वापस आ पाया था। यानी कि रूडो जिस बंदे से बदला लेना चाहता है वो यही ग्राउंड के अंदर मौजूद है। यानी कि अब उसे स्फीयर जाने की जरूरत नहीं, वो यही मौजूद उससे बदला ले सकता है। अब यहाँ ये लोग आमो के साथ कुछ देर बातें करते और टाइम स्पेंड करते हैं जहाँ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी और अब इनके घर जाने का टाइम हो चुका था। लोग फिर यहाँ से निकलने लगते हैं जहाँ वो आमो को अपना कॉलर भी देकर जाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर आमो उनसे बात कर सके। और फिर जैसे ये लोग यहाँ से निकलते हैं तो जेबर की यहाँ एंट्री होती है जो कि आमो को किडनैप कर लेता है और साथ ही उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी ले लेता है और यही हमारा 13th एपिसोड एंड हो जाता है। 14th एपिसोड की शुरुआत में हम सारे क्लीनर्स को हेडक्वार्टर्स वापस जाता हुआ देखते हैं। सब लोग काफी ज्यादा थके हुए होते हैं और नींद में होते हैं जहाँ कुछ देर आराम करने के लिए ये लोग एक शहर में रुकने का डिसाइड करते हैं। ये वही शहर था जहाँ रूडो ग्राउंड में पहली मर्तबा आया था और इंजन उन्हें उसी डॉक्टर के पास ले जाता है जहाँ वो रूडो को तीसरे एपिसोड में लेकर आया था। सारे क्लीनर्स फिर यहाँ उस पुरानी डॉक्टर से मिलते हैं जहाँ हमें उसका नाम पता चलता है जो कि है एलिस। और साथ ही हम उसके साथ यहाँ अगस्त और उसकी छोटी बहन को भी देख पाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये उनकी ग्रैंड माँ है। अब यहाँ कुछ देर बात करने के बाद अगस्त और उसकी छोटी बहन हेडक्वार्टर्स पर एक बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं जहाँ बाकी सब एक गाड़ी में बैठकर आ रहे होते हैं, पर तभी इन्हें एक जगह रुकना पड़ता है क्योंकि आसमान के ऊपर से स्फीयर गुजर रहा था जिसके गुजरने से यहाँ कचरे की बारिश हो रही थी। और तभी रूडो यहाँ देख पाता है कि सारे क्लीनर्स यहाँ स्फीयर हेड को कोस रहे होते हैं क्योंकि उनकी वजह से उनका पूरा ग्राउंड शेयर बर्बाद हो रहा है। पर इन सब के लिए वो रूडो को जिम्मेदार नहीं मानते, इस बात को पहले ही क्लियर कर देते हैं। और फिर बारिश खत्म होने के बाद ये लोग यहाँ हेडक्वार्टर्स वापस जाने लगते हैं जहाँ सैम्यू की उन्हें कॉल आती है, बताती है कि उन्हें हेडक्वार्टर आना हो तो वो गेट के पीछे से आए क्योंकि कुछ गुंडे हैं जो कि यहाँ हेडक्वार्टर्स पर हमला करने के लिए आए हैं, पर वो टेंशन ना ले क्योंकि वो उसे अकेले हैंडल कर लेगी, ऐसा कहती है। और फिर सीन कट होता है जहाँ ये गुंडे मिसाइल लॉन्चर्स के साथ इनके हेडक्वार्टर्स पर हमला करने लगते हैं, पर ये देख शॉक हो जाते हैं कि हेडक्वार्टर को यहाँ बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। और फिर सैम्यू हेडक्वार्टर से बाहर निकलकर इन लोगों को बताती है कि हमारे पास एक ऐसा गिवर है जिसकी पावर के चलते वो लोग इस बिल्डिंग को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। सैम्यू कहती है कि तुम लोगों को जिस किसी ने भी यहाँ हमला करने का ऑर्डर दिया है उसके पास वापस चले जाओ क्योंकि वो तुम्हें बेवकूफ बनाया है। लेकिन ये लोग यहाँ बताते हैं कि वो असल में रूडो को पकड़ने के लिए आए हैं। ये देख सैम्यू फिर उनसे फाइट करती है जहाँ अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल से वो इन लोगों की मूवमेंट्स को आसानी से रीड कर पाती है और उसके नजरिए के हिसाब से सब लोग यहाँ काफी ज्यादा स्लो होते हैं और वो एक ही झटके में सबको खत्म कर देती है। एंजल और बाकी सब भी यहाँ पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि सैम्यू ने सिचुएशन अच्छे से हैंडल करी और सभी लोगों को हरा दिया है जहाँ ये लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं और फिर डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। यहाँ रूडो काफी ज्यादा परेशान होता है कि लोग उसकी तलाश कर रहे हैं और उसे किडनैप करना चाहते हैं, लेकिन बाकी सब कहते हैं कि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे क्योंकि ग्राउंड पर अक्सर ऐसा होता रहता है। और फिर यहाँ क्लीनर्स की एक नई टीम की एंट्री होती है जिसका नाम होता है टीम चाइल्ड। इनकी टीम में 3 लोग होते हैं जो कि इंजन और बाकी सबके साथ मिलकर यहाँ डिनर करने के लिए आए थे। यहाँ इनकी टीम में 3 लोग होते हैं जहाँ बच्चे का नाम डियर है, लड़की का
जिसका नाम गोएटा है और इनके लीडर का नाम है ब्रो। ये तीनों ही फिर इन लोगों के साथ बैठ डिनर करने लगते हैं, जहाँ रूडो इन सबसे परेशान होकर अकेला एक सीट पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ दो अनजान लोग उससे बातें करने लगते हैं। रूडो को समझ नहीं आता कि आखिर ये अनजान आदमी उससे बातें क्यों कर रहा है, जिस पर तभी वो रिवील करता है कि वो असल में रेडर्स का लीडर है जिसका नाम जोडील है। रूडो ये देख शौक होता है और उसे पंच मारने जा ही रहा होता है, लेकिन जो दूसरा आदमी उसके साथ होता है वो होती है सितोरी, जिसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट किसी को भी टेलीपोर्ट कर सकता है। वो फिर यहाँ एक टेलीपोर्टेशन गेट बनाती है जिसके अंदर रूडो खींचा चला जाता है, लेकिन बाकी क्लीनर्स भी उसे टाइम पर देख लेते हैं और रूडो को बचाने के चक्कर में वो भी इस टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ ग्रीस और बाकी सपोर्टर्स यही रह जाते हैं। अब देखना ये है कि वो सब टेलीपोर्ट होकर कहाँ गए हैं, जहाँ ग्रीस और बाकी सपोर्टर्स ये इन्फॉर्मेशन हेडक्वार्टर में देने के लिए चले जाते हैं और हमारा 14th एपिसोड यही एंड हो जाता है। 15th एपिसोड की शुरुआत में हम टेलीपोर्ट हुए सारे क्लीनर्स को यहाँ रेडर्स की टीम के सामने खड़ा देखते हैं। सभी क्लीनर्स को लग रहा होता है कि शायद उनका प्लान फेल हो गया है, जो कि था कि रूडो को किडनैप करना, लेकिन ये सब कहते हैं कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली ही चल रहा है। अब यहाँ बहुत सारा कचरा आता है जो कि यहाँ क्लीनर्स को अपने साथ भागकर ले जाता है, पर जोडील यहाँ रूडो को कचरे के साथ बहने से बचा लेता है। अब इसके बाद सितोनी यहाँ अपने टेलीपोर्टेशन सर्कल्स को एक्टिवेट करती है, जिसके अंदर सारे रेडर्स चले जाते हैं, बताते हैं कि वो क्लीनर्स के अलग हो जाने के बाद उनसे 1-on-1 फाइट करेंगे, यानी कि जितने भी क्लीनर्स यहाँ कचरे के साथ बह गए थे वो सब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। रूडो फिर अपने दोस्तों को बचाने के लिए जोडील से फाइट करने का डिसाइड करता है, लेकिन जोडील कहता है कि वो उससे फाइट करने नहीं बल्कि उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता है, क्योंकि वो भी स्फेयर के लोगों से बदला लेने के लिए स्फेयर को पूरी तरीके से तबाह करना चाहता है। पर रूडो उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, जहाँ तभी जोडील उसे आमो के शूज दिखाता है, बताता है कि उसने आमो को किडनैप कर रखा है। रूडो देख पूछता है कि आमो कहाँ है, जिस पर जोडील बताता है कि सब्जेक्ट को चेंज मत करो, हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या तुम मेरे साथ मिलकर स्फेयर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि मैंने सुना कि तुम स्फेयर के लोगों से भी बदला लेना चाहते हो। अब यहाँ रूडो बार बार आमो के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जोडील अपनी बात पे अड़ा रहता है, जहां हम समझ पाते हैं कि जोडील को बात करने के लिए मनाना आसान नहीं है। साथ ही रूडो यहाँ जोडील से कहीं ज्यादा डरा हुआ होता है, जहां वो उसके ऊपर अटैक करने के बारे में सोचता भी नहीं। अब यहाँ जोडील देखता है कि रूडो को अपने दोस्तों की कहीं ज्यादा फिक्र हो रही है, इसलिए वो पूछता है कि वो क्लीनर्स को क्यों ज्वाइन किया है, जिस पर रूडो बताता है कि वो उनकी मदद से यहाँ स्फेयर वापस जाना चाहता है। जोडील ये सुन बताता है कि वो क्लीनर्स की मदद से कभी भी स्फेयर नहीं पहुंच पाएगा और इसलिए उसे उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। वो यहाँ रूडो से फिर पूछता है कि क्या उसके लिए बदला लेना ज्यादा जरूरी है या फिर यहाँ क्लीनर्स के साथ दोस्ती। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम क्लीनर्स के सारे मेंबर्स को एक एक करके देख पाते हैं। यहाँ जांका के सामने जैबर आ जाता है, यानी कि अब जांका और जैबर की फाइट होने वाली है। इंजन के सामने कोई फू नाम का बंदा खड़ा होता है, जो कि इंजन से काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, जानता है कि वो इंजन को नहीं हरा पाएगा। और फिर हम डियर और ब्रो को देख पाते हैं जो कि एक साथ होते हैं और उनका सामना यहाँ बुंडस नाम के रेडर से होता है। और फिर हम यहाँ रियो को देख पाते हैं जिसका सामना होता है आमोजो नाम की लड़की से। जहाँ फिर सीन कट होकर वापस से जांका पर आ जाता है, जहाँ उसकी जैबर के साथ काफी तगड़ी फाइट चल रही होती है। जिस जगह पर ये लोग होते हैं यहाँ पर बहुत सारे पॉइजन से भरे कुछ पॉट्स रखे होते हैं, जिनके इस्तेमाल से जैबर की क्लोजअप और भी ज्यादा पॉइजनस हो जाते हैं। पर जांका को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता और इनकी फाइट वापस से कंटिन्यू होती है, जहाँ सीन कट होता है हम गोएटा को देख पाते हैं जो कि एकदम अकेली होती है, क्योंकि उससे फाइट करने के लिए कोई भी रेडर नहीं आया होता। और फिर सीन कट होकर वापस जांका पे आता है, जहाँ जैबर उस पर भारी पड़ने लगा था और जांका मौका देख यहाँ एक पॉइजन पॉट को उसके ऊपर पलट देता है। समझता है कि शायद जैबर इससे मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैबर यहाँ अपने क्लोज के साइज को बढ़ाकर उस पॉइजन पॉट से बच गया था। जांका ये देख पूरी तरीके से शौक था कि जैबर ने अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। और फिर यहाँ जैबर उससे कहता है कि वो पिटने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वो अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर उससे लड़ने वाला है। और फिर इनकी फाइट वापस से कंटिन्यू होती है। और फिर सीन कट हो गया ब्रो और डियर पर आता है, जहाँ ये लोग बुंडस से बात कर रहे होते हैं। बुंडस बताता है कि वो उनसे बस कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है और उसके बदले वो उन पर अटैक नहीं करेगा। बुंडस से बात करने पर इन लोगों को पता चलता है कि ये लोग असल में अंडरग्राउंड है और अपने चौकर्स यानी कि कॉलर्स की मदद से ये लोग किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। और फिर सीन कट होकर रियो पर आता है, जहाँ आमोजो से बताती है कि उनके बॉस ने उसे ऑर्डर दिए हैं कि वो जितने भी क्लियर्स को मार सके मारे और फटाफट से जोडील के पास लौटने की कोशिश करें। रियो और फिर आमोजो की यहाँ फाइट शुरू होने लगती है, जहाँ हम जान पाते हैं कि आमोजो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक कॉम्ब है जिसे हम कंघी कह सकते हैं। इस कंघी को जब भी वो अपने बालों पर फेरती है तो उसके बालों में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने लगती है, जो कि रियो के लिए काफी ज्यादा बुरा था, क्योंकि जैसे ही वो उसे हिट करने की कोशिश करती है तो उसे काफी खतरनाक वाला झटका लगता है, जिस वजह से वो कुछ देर तक नहीं हिल पाती और यहाँ हमारा 15th एपिसोड एंड हो जाता है। 16th एपिसोड की शुरुआत में हम सितोनी को देख पाते हैं, जो कि अपने पोर्टल वाले वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सब लोगों पर नजर रखी हुई थी। तभी वो यहाँ देखती है कि बुंडस यहाँ क्लीनर्स के सामने सारी इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहा है, पर क्योंकि उसका काम सिर्फ ऑब्जर्व करने का है इसलिए वो उसे यहाँ रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ती। और फिर सीन कट होकर बुंडस पर आता है, जहाँ उसकी बातें सुन डियर को काफी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसके सोने का टाइम होता है और साथ ही उसे यहाँ बाकी क्लीनर्स की भी फिक्र हो रही होती है, पर वो यहाँ अपने इमोशंस को सही से शो नहीं कर पाता है और यहाँ ब्रो पर गुस्सा भी होता है कि वो ये बातें क्यों कर रहा है। बुंडस पूछता है कि आखिर डियर कितने साल का है, जिस
पर ब्रो बताता है कि वो 10 साल का है और साथ ही उसका बर्थडे 17 सितंबर को आता है। बुंडेस कहता है कि उसका 19 सितंबर को आता है, पर इससे पहले वो कुछ आगे कह पाता ब्रो उसे वही रोकता है, पूछता है कि आखिर उसका ये सब करने का मकसद क्या है, जिस पर वो कहता है कि उनसे लड़ाई करना नहीं, बस उन्हें कुछ देर यहाँ रोके रखने के लिए आया है और इसलिए टाइम पास करने के लिए बुंडेस सजेस्ट करता है कि वो उन्हें अपने ग्रुप की इन्फॉर्मेशन देगा, जहाँ बदले में क्लीनर्स उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे। शुरुआत में तो ब्रो उसके ऑफर को रिजेक्ट कर उससे फाइट करने का डिसाइड करने लगता है, लेकिन तभी वो बुंडेस के वाइटल इंस्ट्रूमेंट को देखता है, जो कि उसका हाथ पर लगा एक किसी तरीके का ऑब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर से रोबोटिक फिंगर्स निकल रही होती हैं। इतनी क्रीपी चीज देख यहाँ ब्रो समझ पाता है कि शायद बुंडेस को हराना उन दोनों के लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए वो यहाँ उसके सवालों का जवाब देने का डिसाइड करता है। अब बुंडेस यहाँ जितने भी सवाल पूछता है वो सारे के सारे क्लीनर्स के बॉस से रिलेटेड होते हैं। बुंडेस पूछता है कि उसके बॉस का फेवरेट फूड क्या है, क्या उसे मीठा खाना पसंद है और साथ ही उसकी एज क्या है और क्या वो किसी से बातें भी करता है। जहाँ इन सारे ही सवालों के जवाब में ब्रो कहता है कि उसे नहीं मालूम है। बुंडेस फिर आगे कंटिन्यू करता है और उससे और भी सवाल पूछता है कि वो मजा करने के लिए क्या करता है, वो कितने टाइम से क्लीनर्स के ग्रुप में है और क्या उसने उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट देखा है, जिस पर उसका वापस से जवाब होता है कि उसे नहीं मालूम है। अब डेयर यहाँ इनके सवाल जवाब सुन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जहाँ बुंडेस रुक जाता है और कहता है कि अब वो चाहे तो उससे कोई सवाल पूछ सकते हैं, जहाँ वो उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता है कि अगर क्लीनर्स यहाँ ये फाइट हार जाते हैं और रूडो हमारी साइड पर आ जाता है तो वो लोग यहाँ उन्हें ट्रेंच मॉन्स्टर्स को खिला देंगे, जो कि उन्होंने खुद बनाए रखे हैं। ब्रो इस बारे में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता, बस उससे इतना ही पूछता है कि वो आखिर बॉस के बारे में क्यों जानना चाहता है, जिस पर वो बताता है कि रूमर्स हैं कि उसका बॉस तो इंसान ही नहीं है। पर अब सारे सवालों के जवाब सुन वो समझ पाया है कि उसका बॉस जरूर इंसान है और अपने आप को काफी ज्यादा मिस्टीरियस बना रखा है, जहाँ उसके लोग भी उसके बारे में सही से नहीं जानते हैं। ये सुन ब्रो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसने अब तक जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है। और फिर सीन कट होकर जांका पर आता है, जहाँ उसकी जैबर से फाइट चल रही होती है। जैबर बताता है कि जितना ज्यादा वो फाइट में डैमेज लेता है और हारने के करीब होता है, उतना ही ज्यादा उसे फाइट में मजा आने लगता है और उसकी एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है। वो यहाँ जांका से कहता है कि वो अगर उससे अपनी जान के लिए फाइट नहीं करेगा तो वो यहाँ मारा जाएगा, और फिर जांका भी यहाँ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर उससे लड़ता है। और फिर सीन कट होकर वापस जोडील और रूडो पर आता है, जहाँ जोडील लूडो को बताता है कि वो अपने खुद के ट्रैश बीट्स बनाया है, इसके लिए वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल उनके कोर के तौर पर करता है। और साथ ही वो रूडो को अपनी टीम में इसलिए शामिल करना चाहता है क्योंकि जैबर जब उससे पहली मर्तबा फाइट किया था तो उसने उसे बताया था कि दोनों की लुक काफी ज्यादा मैचिंग है। साथ ही उन दोनों का एम्बिशन भी एक ही है कि वो दोनों स्फीयर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन रूडो अब भी उस पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ जोडील उसे बताता है कि ग्राउंड पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि यहाँ स्फीयर से गिरने वाले ट्रैश को गॉड की तरफ से ब्लेसिंग्स के तौर पर मानते हैं, जहाँ वो उसके नीचे कुचले भी जाए तो उनके लिए काफी खुशी की बात होगी। वो उस ट्रैश को गॉड की तरह मानने लगते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ता है कि तुम्हारी कॉमन सेंस किस तरीके की होगी। और जोडील जिस एनवायरनमेंट में पला बड़ा है, जहाँ वो जानता है कि सर्वाइव करने के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है, और इस बात को प्रूव करने के लिए वो एक कॉकरोच को उठाकर रूडो के सामने खा लेता है, जिसे देख रूडो शॉक होता है। और फिर सीन कट होकर वापस जांगा पे आता है, जहाँ उसकी फाइट जेबर से अभी तक चल रही होती है। जांगा यहाँ देखता है कि जेबर के पास फाइट करने का काफी अच्छा टैलेंट है, लेकिन जांगा के पास कोई टैलेंट नहीं है, जहाँ वो अपनी मेहनत के दम पर ही इतना आगे तक पहुंच पाया है। और साथ ही यही उसका जिंदगी का मकसद है कि वो बिना किसी टैलेंट के किसी टैलेंट वाले को एक फाइट में हराना चाहता है। लेकिन जेबर उसकी यहाँ काफी बुरी धुलाई कर चुका होता है और अपने क्लॉ से उसे मारने जा ही रहा होता है, लेकिन जांगा यहाँ अपने दांतों की मदद से उसके क्लॉ को रोकता है और वापस से खड़ा होकर उसकी रिप तोड़ देता है। जेबर ये देख एक्साइटेड होता है और फाइट वापस से कंटिन्यू होती है, जहाँ वो बिना देखे ही जांका पर इधर उधर से अटैक करने लगता है और यहाँ उसका एक क्लॉ जांका को हिट कर ही देता है, जहाँ उसकी पूरी बॉडी में टॉक्सिन फैलने लगता है, जिस वजह से वो कुछ देर तक हिल नहीं पाता। और क्योंकि अब उसका टॉक्सिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, इसलिए यहाँ जांका मरने भी लगता है। लेकिन जांका भी हार नहीं मानना चाहता था, वो वापस से खड़ा होने की कोशिश करता है, पर तभी जेबर आकर उस पर अपना क्लो वापस से घुसा देता है, जहाँ ये एपिसोड एंड हो जाता है और हम नहीं जान पाते कि जांका जिंदा है या मर गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।